गुड मॉर्निंग। बिहार एपीओ के कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के सीरीज में जो प्रीलिम सेंट्रिक हमारा डिस्कशन है उसमें लेक्चर 7 एंड फाइनल टॉपिक है सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, ओरिजिनल वर्सेस एपेलेट जुरिस्डिक्शन। लेक्चर 7 फाइनल लेक्चर। लेक्चर 7 सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। ओरिजिनल एंड appellate jurisdiction. Let us see. First, Supreme Court. First, Supreme Court. सुप्रीम कोर्ट के बारे में प्रोविजन आर्टिकल 124 में काफी डिटेल में दिया गया है। वैसे हमारे देश में जो जुडिशरी है वो एक हायरार्की ऑफ कोर्ट्स के रूप में, न्यायालयों के पदानुक्रम के रूप में, जिसके शीर्ष पर सुप्रीम कोर्ट है, उसके नीचे अलग अलग स्टेट्स के लेवल पर हाई कोर्ट्स हैं और उनके नीचे अलग अलग हाई कोर्ट जो स्टेट्स में हैं उनके नीचे हर स्टेट के अंदर डिस्ट्रिक्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं। हमें ऊपर के दो जो सुपीरियर कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, उनके बारे में थोड़ा स्टडी करना है, वो भी एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में, ओरिजिनल और एपेलेट जुरिस्डिक्शन के कॉन्टेक्स्ट में। लेकिन बात शुरू करने से पहले एक जनरल आइडिया तो होना ही चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 124 एक सफिशिएंट डिटेल प्रोवाइड करता है। कहता है, देयर शैल बी ए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कंसिस्टिंग ऑफ ए चीफ जस्टिस एंड अंटिल पार्लियामेंट बाय लॉ प्रिस्क्राइब्स ए लार्जर नंबर of not more than 7 other judges. सुप्रीम कोर्ट में एक चीफ जस्टिस होंगे और जब तक पार्लियामेंट लॉ के द्वारा कोई और नंबर प्रेस्क्राइब ना करे तब तक 7 से ज्यादा अदर जजेस नहीं होंगे। अगर हम शब्दों के आडंबर को काट दें, वर्ड्स के एक्स्ट्रावेगेंस को काट दें, तो हमें दिखाई क्या पड़ता है कि एक चीफ जस्टिस होंगे और कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत के समय 7 से अधिक जजेस नहीं होंगे। लेकिन पार्लियामेंट बाय लॉ फ्रॉम टाइम टू टाइम ऑफ कोर्स कैन एक्सटेंड द और इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस। तो नंबर ऑफ जजेस जो शुरू में कॉन्स्टिट्यूशन के शुरुआत में 7 थे, उसमें वृद्धि करने के लिए बार बार कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बल्कि पार्लियामेंट अपने ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन, साधारण विधायन के ही शक्ति के प्रयोग में लॉ बनाएगी या उसमें अमेंडमेंट कर देगी, तो उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि हो सकती है। वृद्धि हुई है, आज तक हुई है। 7 से 13, 13 से 17, 17 से 25, 25 से 30, 30 से 33 और अब 38 वाली बात आ गई, 37 वाली बात, 1+37। बार बार ऑब्वियसली इसके लिए पार्लियामेंट ने लॉ बनाया और लॉ का नाम क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस अमेंडमेंट एक्ट। अब मोस्ट रिसेंट होने वाला है, अभी ऑर्डिनेंस के थ्रू हुआ है। नंबर ऑफ जजेस अमेंडमेंट एक्ट एक ऑर्डिनरी लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं। वो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल में अमेंडमेंट नहीं करेगा, वो एक सेपरेट लॉ बनेगा कॉन्स्टिट्यूशन के परसुएंस में, और उस लॉ के परिणाम स्वरूप सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस की संख्या है उसमें वृद्धि हो जाएगी।
हुई है पहले बार बार पार्लियामेंट्री लॉ के द्वारा। चाहे चीफ जस्टिस हो या अदर जजेस हो, उन सभी की अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। कॉन्स्टिट्यूशन के 99th अमेंडमेंट एक्ट 2014 के द्वारा जजेस के अपॉइंटमेंट के मामले में एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्रिएट करने की कोशिश हुई। उस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का नाम नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन रखा गया था। लेकिन जिस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा अर्थात 99th अमेंडमेंट 2014 जिसके द्वारा इसको क्रिएट किया गया, उस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को जुडिशियल रिव्यू के द्वारा सुप्रीम कोर्ट ने वॉइड डिक्लेयर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो 4th जजेस के केस के नाम से मशहूर है, उसमें 2015 के अपने जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने एनजेएसी को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के वायलेशन में डिक्लेयर कर दिया और वॉइड डिक्लेयर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन के द्वारा जजेस की अपॉइंटमेंट को अगर परमिट किया जाए तो उससे अपॉइंटमेंट में एग्जीक्यूटिव का दखल शुरू हो जाएगा, जो जुडिशरी के इंडिपेंडेंस के लिए अच्छा नहीं होगा। बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन ये होगा। खैर, तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के या चीफ जस्टिस के अपॉइंटमेंट के मामले में वही लॉ अप्लाई हो रहा है जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पहले 1993 के जजमेंट में जो लॉ सेटल किया गया और फिर 1999 के जजमेंट के द्वारा जिसको क्लैरिफाई किया गया। वो लॉ है क्या? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1993 में, कि सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर मोस्ट जजेस की कोलेजियम जिसका नेतृत्व चीफ जस्टिस करेंगे, उन्हीं की रिकमेंडेशन पे प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में भी जजेस का अपॉइंटमेंट करेंगे। ये जजमेंट जो 1993 में प्रोनाउंस हुआ, ये 2nd जजेस केस के नाम से मशहूर हुआ। बाद में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इस जजमेंट के बारे में कुछ पॉइंट्स रेज किए, कुछ क्लैरिफिकेशन डिमांड किया सुप्रीम कोर्ट से, उनके एडवाइजरी ओपिनियन डिमांड की। आर्टिकल 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने 3rd जजेस केस में, जिसमें 1999 में जजमेंट आया, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जजेस की कोलेजियम में 4 सीनियर मोस्ट जज होंगे और हाई कोर्ट में भी जजेस की कोलेजियम होगी, जो हाई कोर्ट की तरफ से जिनके बारे में सिफारिश की जाएगी कि इनको सुप्रीम कोर्ट का जज बनना चाहिए। ट्रांसफर ऑफ जजेस के मामले में भी स्टेट के हाई कोर्ट के कॉलेजियम की रिकमेंडेशन या उनका इंटरवेंशन जरूरी होगा। तो कुल मिलाकर 2nd और 3rd जजेस केस ने कॉलेजियम सिस्टम को इस्टेब्लिश किया, इलैबोरेट किया, और वही कॉलेजियम जो एक बॉडी है, लॉ के द्वारा सेटल्ड लॉ के द्वारा क्रिएट की गई बॉडी है, उसी के रिकमेंडेशन पर प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट करते हैं। 1st जजेस केस के बारे में आप जानते हो, एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस या एसपी गुप्ता वर्सेस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया केस के रूप में भी वो रिपोर्टेड है। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने 1982 के अपने जजमेंट में कहा था कि प्रेसिडेंट जो ये अपॉइंटमेंट करेंगे उसमें एग्जीक्यूटिव की प्राइमेसी होगी। अब इसका मतलब क्या हुआ? कॉन्स्टिट्यूशन का ओरिजिनल टेक्स्ट ये कहता है कि प्रेसिडेंट चाहे चीफ जस्टिस को अपॉइंट करे या अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट को अपॉइंट करे, इस मामले में प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से भी कंसल्ट करेंगे या सच अदर जजेस से भी कंसल्ट करेंगे जिससे कंसल्ट करना वो जरूरी समझते हैं। कहने का मतलब, इसका इंप्लीकेशन ये है कि प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट तो करेंगे अल्टीमेटली कैबिनेट की सलाह पर ही, लेकिन इस प्रोसेस में वो चीफ जस्टिस के साथ भी कंसल्ट करेंगे। 1993 तक यही नॉर्म था, यही लॉ था। कैबिनेट नेम रिकमेंड करता, प्रेसिडेंट के पास भेजता, प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को साउंड आउट करते कि जरा आप बताइए कुछ फीडबैक, मिस्टर ए के बारे में सिफारिश आई है कि उनको सुप्रीम कोर्ट का जज अपॉइंट करना है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं आप,
आपके पास कुछ इनपुट हो तो हमें जरा बताइए, करना भी है या नहीं करना है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस अगर ना कह दें कि नहीं मिस्टर ए सुटेबल नहीं होंगे, तो प्रेसिडेंट क्या करेंगे? कैबिनेट की एडवाइस को फॉलो करेंगे या चीफ जस्टिस की राय का सम्मान करेंगे, ओपिनियन का सम्मान करेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस 1982 के अपने जजमेंट में कहा कि ऐसी स्थिति में कैबिनेट की जो सलाह है वही डिसाइसिव होगी, ना कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का ओपिनियन। एक्चुअल में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का जो ओपिनियन है वो कोई बाइंडिंग ओपिनियन नहीं है, वो एक स्वीटविल कंसल्टेशन है। प्रेसिडेंट कंसल्ट करेंगे, चीफ जस्टिस एडवाइस कर सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। दैट्स इट। मानना ही या नहीं मानना ही है यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस पर डिपेंड करेगा। इसी बात को बदल दिया ना 1993 के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने, जिसको क्लैरिफाई किया 1999 में कि नहीं, ये जो चीफ जस्टिस के साथ प्रेसिडेंट का कंसल्टेशन है ये कोई स्वीटविल कंसल्टेशन नहीं है, बाइंडिंग कंसल्टेशन है। और चीफ जस्टिस भी कोई सिंगुलर कैपेसिटी में ये कंसल्टेशन प्रोवाइड नहीं करेंगे। प्लूरलिटी ऑफ जजेस के साथ चीफ जस्टिस कंसल्ट करेंगे और तब प्रेसिडेंट को ऑनवर्ड ओपिनियन प्रोफर करेंगे, ओपिनियन देंगे। उसी के अकॉर्डिंग जो है चीफ जस्टिस या अदर जजेस की अपॉइंटमेंट होगी। इसको रिप्लेस करने के लिए ही एनजेएसी लाया गया था, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट का जज अपॉइंट होने के लिए एलिजिबिलिटी भी बताई गई है क्लॉज 2 में ही, ये क्लॉज 3 आर्टिकल 124 में ही सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, 5 साल तक लगातार या एक हाई कोर्ट में या एक से ज्यादा हाई कोर्ट में जज के तौर पर काम कर चुके हों, या नहीं तो 10 साल तक एडवोकेट रह चुके हों हाई कोर्ट में, या नहीं तो प्रेसिडेंट की नज़र में, प्रेसिडेंट की ओपिनियन में डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट हों। जरूरी नहीं कि लॉ का प्रैक्टिस करते हो, जरूरी नहीं कि जज के तौर पर काम करते हो, लेकिन लॉ बेहतरीन जानते हैं, टीचर प्रोफेसर है नहीं वगैरह होने की वजह से भी ऐसा हो सकता है। जूरिस्ट वाली कैटेगरी से आज तक कोई अपॉइंट नहीं हुए, अभी हाल तक अपॉइंटमेंट हुई है वकील की कैटेगरी से, एडवोकेट की कैटेगरी से और जज की कैटेगरी से तो होते ही रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट को इंडिपेंडेंट बनाया गया है, वैसे हमारी पूरी जुडिशरी एक हायरार्की के तौर पर इंडिपेंडेंट ही रखी गई है। जुडिशरी का इंडिपेंडेंट होना निहायत ज़रूरी है, नहीं तो अगर लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के कंट्रोल में काम करने के लिए अगर वे मजबूर कर दिए जाएं तो इससे हमारे देश की जो डेमोक्रेसी है, रिपब्लिक है, जो रूल ऑफ लॉ का जो कॉन्सेप्ट है या गारंटी है, वो मीनिंगलेस हो जाएगा। और इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में तमाम सेफगार्ड्स हैं कि जुडिशरी की जो इंडिपेंडेंस है वो अंडरमाइन ना हो, हैम्पर ना हो। एक तो प्रोविजन ये है कि चीफ जस्टिस हो या अदर जजेस हो, वो 65 ईयर के एज में रिटायर होंगे। उससे पहले अगर उनको हटाना है तो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के द्वारा रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, और वो उसके लिए भी ग्राउंड है, प्रूव्ड मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी, जिसकी थॉरो इंक्वायरी होगी। और तब जाकर पार्लियामेंट अगर एड्रेस पास कर दे स्पेशल मेजोरिटी के सपोर्ट से, तो प्रेसिडेंट एक्शन लेते हुए जज को हटा सकते हैं, है नहीं। उसके बाद यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट जो है, उनके चीफ जस्टिस, उनके जो अदर जजेस हैं, उनको सैलरी, एब्सेंस और लीव इत्यादि के मामले में जो प्रोटेक्शन और गारंटी दी गई है उसमें कोई डिसएडवांटेजियस चेंज नहीं होगा। उनकी सैलरी, पेंशन इत्यादि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के ऊपर चार्ज एक्सपेंडिचर के रूप में दिखाई जाएगी, अर्थात पार्लियामेंट के किसी भी वोट के द्वारा वो ऑल्टरेबल नहीं होगा। पार्लियामेंट के द्वारा सैंक्शन किए जाने वाले किसी भी डिमांड फॉर ग्रांट के ऊपर वो डिपेंड नहीं करेगा, बल्कि वो ऑलरेडी कंसोलिडेटेड फंड के ऊपर चार्ज है, उसके लिए पैसा हर बार अप्रोप्रिएट हो जाएगा, पार्लियामेंट के वोट की जरूरत नहीं है। हमारा टॉपिक है इसका जुरिस्डिक्शन, सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल और एपीलेट जुरिस्डिक्शन। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन की बात कहां की गई है? ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, इसका मतलब ही होता है कि ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के एक्सरसाइज में सुप्रीम कोर्ट जो भी करेगा
वो उसका पहला ही काम होगा, मतलब फर्स्ट इंस्टेंस के कोर्ट के रूप में काम करेगा, कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस। मामला यहीं आकर सबसे पहली बार गिरेगा, कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस। नहीं तो मुकदमे लिटिगेशंस कहां से स्टार्ट होते हैं? पहले नीचे के कोर्ट में जाओ। सिविल प्रोसीजर कोड कहता है कि इंस्टीट्यूट योर सूट इन द कोर्ट ऑफ द लोएस्ट ग्रेड विच इज कॉम्पिटेंट टू ट्राई इट, सेक्शन 15 सीपीसी। उस कोर्ट को अप्रोच करो जो लॉ के अनुसार तुम्हारे डिस्प्यूट को, तुम्हारे केस को सुनने के लिए कॉम्पिटेंट है, और वो कोर्ट लोएस्ट ग्रेड का होना चाहिए। हायर ग्रेड में तो तुम अपील के थ्रू जाओगे। तो चूज द कोर्ट ऑफ द लोएस्ट ग्रेड विच अकॉर्डिंग टू लॉ इज कॉम्पिटेंट टू ट्राई योर सूट। इसका मतलब यही है, सिविल मैटर में नीचे के कोर्ट से शुरुआत होगी, लोएस्ट ग्रेड के कोर्ट से शुरुआत होगी, और क्रिमिनल मैटर में तो कॉग्निजेंस ही लिया जाता है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के द्वारा, जो हम देखेंगे कि क्रिमिनल कोर्ट्स की हायरार्की में सबसे निचले पायदान पर है। कुल मिलाकर बात यही, सिविल मैटर हो, क्रिमिनल मैटर हो, मैटर कहां से शुरू होगा? डिस्ट्रिक्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट के लेवल से। वहां से एडजुडिकेट हुआ, फैसला आया। ऐसा होता ही अक्सर कि फैसले से कोई एक पार्टी नाराज है, दुखी है, ग्रीव्ड है, सेटिस्फाइड नहीं है। तो लॉ में अपील का सिस्टम है कि कोई भी सिस्टम अपने आप में फुल्ली परफेक्ट नहीं हो सकता। एक जज के द्वारा कमिट किए गए जजमेंट ऑफ एरर ऑफ जजमेंट को ऊपर के कोर्ट के द्वारा ठीक होने का स्कोप रखना ही चाहिए। तो सिविल प्रोसीजर में भी और क्रिमिनल प्रोसीजर में भी हम देखते हैं कि अपील का एक बड़ा इलैबोरेट सिस्टम है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, खासतौर सुप्रीम कोर्ट्स में के मामले में अपील का बड़ा इलैबोरेट मैकेनिज्म या प्रोसीजर कॉन्स्टिट्यूशन में ही बता दिया गया है। देखेंगे उसको। सिंपल बात यही है कि सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने वाले अधिकांश मामले अपील की प्रक्रिया में वहां तक पहुंचते हैं, लेकिन हमारे संविधान निर्माताओं ने सुप्रीम कोर्ट को कुछ मामलों में डायरेक्ट ही कॉग्निजेंस लेने का पावर दिया है। सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट जिस केस में कॉग्निजेंस ले सकता है, वही सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन को कॉन्स्टिट्यूट करता है। सीक्रेट को ओपन करें तो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का जो प्रोविजन है आर्टिकल 131 में दिया गया है। यहां पर सुप्रीम कोर्ट में फर्स्ट इंस्टेंस के कोर्ट की तरह काम करेगा। कौन से टाइप के डिस्प्यूट होंगे? प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, फैमिली डिस्प्यूट, क्रिमिनल मैटर्स नहीं, उस टाइप के मैटर नहीं। सेंटर और स्टेट के बीच का झगड़ा है। अब इसमें सिंगुलर प्लूरल कर लो। सेंटर के साथ एक स्टेट भी हो सकता है, कई स्टेट भी हो सकते हैं। एक स्टेट, कई स्टेट। सेंटर अकेले हो सकता है, सेंटर किसी स्टेट के साथ हो सकता है, कई स्टेट के साथ हो सकता है। दूसरी तरफ स्टेट और स्टेट, यहां भी सिंगुलर प्लूरल कर सकते हो। यही लैंग्वेज है। कहता है आर्टिकल 131, subject to the provisions of this constitution, the Supreme Court shall, to the exclusion of any other court, have original jurisdiction in any dispute, A, between the government of India and one or more states, or between the government of India and any state or states on one side and one or more states on the other side, between two or more states. तो एक तरफ सेंट्रल गवर्नमेंट हो, दूसरी तरफ एक से ज्यादा स्टेट गवर्नमेंट, एक या एक से ज्यादा स्टेट गवर्नमेंट हो, तो वो मुकदमा, वो केस। या एक तरफ सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ एक से ज्यादा स्टेट गवर्नमेंट हो और दूसरी तरफ एक स्टेट या एक से ज्यादा स्टेट गवर्नमेंट हो, तो वो वाला केस। या फिर एक तरफ स्टेट गवर्नमेंट हो या एक से ज्यादा स्टेट गवर्नमेंट हो और दूसरी तरफ भी एक स्टेट गवर्नमेंट हो या एक से ज्यादा स्टेट गवर्नमेंट हो। उसी बात को हमने सिंप्लीफाई किया कि सेंट्रल स्टेट और स्टेट स्टेट के बीच का जो डिस्प्यूट है तो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट सुनेगा, कोई और कोर्ट नहीं। टू द एक्सक्लूजन ऑफ ऑल अदर कोर्ट्स, द सुप्रीम कोर्ट शैल हैव द ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन हियर। ठीक है। अब मान लीजिए पार्लियामेंट ने कोई लॉ बना दिया, बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का जो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है उसको स्टेट के इनर साइड तक, काफी दूर तक एक्सटेंड कर दिया। बंगाल और पंजाब स्टेट हैं, उस पर ऑब्जेक्शन कर रहे हैं उस लॉ के ऊपर में। उस लॉ के ऊपर में तो जुडिशियल रिव्यू के लिए वो
सुप्रीम कोर्ट में भी डायरेक्ट आ सकते हैं आर्टिकल 32 के तहत कि ये लॉ आर्बिट्ररी है, मनमाने तरीके से बॉर्डर लाइन तय किया है, जो बीएसएफ का जुरिस्डिक्शन तय किया है। लेकिन अनरीजनेबलनेस शो करने के लिए कुछ यार्डिस्टिक या प्रेसिडेंट शो करना पड़ेगा, जिसमें हो सकता है बंगाल या पंजाब कैपेबल ना हो। तो ऐसी स्थिति में वो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के तहत मामला ला सकते हैं। बहुत लिमिटेड एरिया है ये, बहुत फ्यू एंड फार बिटवीन टाइप के लिटिगेशंस इसमें आपको मिलेगा। कोई ये फ्रीक्वेंट टाइप का रिकोर्स नहीं है स्टेट या सेंटर के लिए। लेकिन ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन से सीधा तात्पर्य यही है कि वो केस, उस टाइप के केस जिसमें सुप्रीम कोर्ट सीधे सुनवाई करता है, ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक किसी अपील के प्रोसेस में नहीं पहुंचता। रिट जुरिस्डिक्शन के मामले में कंफ्यूज मत होना। रिट जुरिस्डिक्शन ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन नहीं है। आर्टिकल 32 फंडामेंटल राइट जुरिस्डिक्शन या रिट जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन वो ओरिजिनल नहीं है ना, वो तो कॉन्करेंट है हाई कोर्ट के साथ। आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट को भी तो सेम जुरिस्डिक्शन है। अब ये पिटिशनर की चॉइस पर डिपेंड करता है वो किसके पास जाएगा पहले, हाई कोर्ट के पास या सुप्रीम कोर्ट के पास। अगर सुप्रीम कोर्ट के पास पहले नहीं आया तो फिर कैसे कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है? हाई कोर्ट के पास भी जुरिस्डिक्शन है। हाँ, हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन को इन्वोक कर लिया, यूटिलाइज कर लिया, वहां से मनमाफिक रिलीफ नहीं मिला तो सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं अपील की प्रोसेस में। इसलिए फंडामेंटल राइट जुरिस्डिक्शन या जो रिट जुरिस्डिक्शन है वो कोई ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट का जो अपेलेट जुरिस्डिक्शन है वो बड़ा इलाबोरेट है। कोर्ट ऑफ अपील के रूप में ही तो वो कंसीव किया गया, कोर्ट ऑफ फाइनल अपील या फाइनल कोर्ट ऑफ अपील। अपेलेट जुरिस्डिक्शन काफी बड़ा है। अपील का मतलब क्या होता है? लॉ के स्टूडेंट तो बड़ी आसानी से जान जाते हैं इस बात को। किसी लोअर कोर्ट के जजमेंट या डिसीजन के करेक्टनेस या उसकी लीगलिटी को ऊपर के कोर्ट के द्वारा जब एडजज किया जाए, रिव्यू किया जाए, तो ये प्रोसेस क्या है? अपील कहलाता है। जुडिशियल विजडम इनफॉलिबल नहीं हो सकता, इसीलिए अपील का सिस्टम है। अपील कई रास्तों से पहुंचता है। हमारे संविधान निर्माता इस बात को लेकर एक्स्ट्रा कॉन्शियस थे कि सुप्रीम कोर्ट हर कॉमन गार्डन सब्जेक्ट या डिस्प्यूट के लिए कोर्ट नहीं बनेगा। बहुत रेयर और डिजर्विंग मैटर्स ही सुप्रीम कोर्ट तक ट्रैवल करेंगे। एकदम मामूली से केसेस को भी अगर सुप्रीम कोर्ट तक ट्रैवल करने दिया जाए तो सुप्रीम कोर्ट का काम बहुत ज्यादा मुश्किलों में पड़ जाएगा। वो डिजर्विंग मैटर को फिर नहीं सुनेंगे, बल्कि ऑर्डिनरी कॉमन टाइप के मैटर को ही सुनते रहेंगे, है नहीं? इसलिए तमाम कंडीशनलिटीज बना दी गई। 3 तरीके हैं सुप्रीम कोर्ट तक अपील के रास्ते से पहुंचने के। एक तो है अपील टू द सुप्रीम कोर्ट ऑन द बेसिस ऑफ, या बाई वे ऑफ, लिख लीजिए, बाई वे ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस granted by High Court vide या अंडर आर्टिकल 134 कैपिटल ए। हाई कोर्ट सर्टिफिकेट देंगे जिसके कैप्शन में लिखा होगा सर्टिफिकेट अंडर आर्टिकल 134 कैपिटल ए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उस सर्टिफिकेट में लिखा रहेगा कि हाई कोर्ट इज ऑफ द ओपिनियन दैट दिस मैटर इज फिट टू बी हर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन अपील। किसी मैटर में सुनवाई पूरी कर लेने के बाद, जजमेंट या डिसीजन प्रोवाइड कर देने के बाद, या मैटर के पेंडिंग रहने के दौरान भी हाई कोर्ट सर्टिफिकेट इशू कर सकते हैं कि ये जो मैटर है हमारे सामने, ये जिसको हमने अभी निपटाया है, वो मैटर इतना डिजर्विंग है कि हम सर्टिफाई करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में इस पर अपील होनी चाहिए, अपील की जानी चाहिए। तो उस सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस को देखकर सुप्रीम कोर्ट जो है अपील को जरूर एंटरटेन करेंगे, क्योंकि हाई कोर्ट ने कहा है ना कि बड़ा डिजर्विंग मामला है।
अच्छा, हाईकोर्ट क्या किसी मामले को डिजर्विंग बतला देंगे? नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन ने उनके भी डिस्क्रेशन को लिमिट किया है कि हाईकोर्ट जो सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस है वो 3 तरह की स्थितियों में दे सकते हैं किसी मैटर के मामले में, चाहे मामला सिविल टाइप का हो या क्रिमिनल टाइप का हो। 3 तरह की सर्कमस्टेंस, 3 में से कोई भी एक सर्कमस्टेंस अप्लाई हो रहा हो तभी हाईकोर्ट सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस देंगे कि भाई ये मैटर फिट है, सुप्रीम कोर्ट इसको सुने तो अच्छा रहेगा। आर्टिकल 132 इशारा करता है, आर्टिकल 132 का क्लॉज 1 बताता है कि कौन सा वो सिविल मैटर या क्रिमिनल मैटर हो सकता है जिसमें हाईकोर्ट को यह लग सकता है कि सर्टिफिकेट देना ठीक रहेगा। ये आर्टिकल 132 का क्लॉज 1 सिविल और क्रिमिनल दोनों ही मैटर्स के ऊपर अप्लाई करता है। दूसरा रास्ता है आर्टिकल 133 क्लॉज 1। इसमें सिर्फ सिविल केस में अगर हाईकोर्ट को लगता है कि मैटर फिट है, ग्रांट करना चाहिए हमें फिटनेस सर्टिफिकेट ताकि सुप्रीम कोर्ट अपील सुने, तो आर्टिकल 133 क्लॉज 1 के तहत इशू कर सकता है। उसके बाद आर्टिकल 134 में भी है सिर्फ क्रिमिनल मैटर के लिए, और क्रिमिनल मैटर के मामले में प्रोविजन क्या है कि आर्टिकल 134 क्लॉज 1C क्लॉज 1C, कोई क्रिमिनल मैटर है उसमें हाईकोर्ट को सब्जेक्टिवली ही सही लगता है कि मैटर इतना फिट है कि हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट सुनता तो अच्छा रहता। थोड़ा और क्लैरिफाई करें आपके लिए, आर्टिकल 132 क्लॉज 1 कहता है कि हाईकोर्ट कब सिविल या क्रिमिनल मैटर में फील कर सकता है कि ये मैटर फिट है, सुप्रीम कोर्ट में अपील हो तो अच्छा रहेगा। आर्टिकल 132 क्लॉज 1 कहता है कि जहां पर हाईकोर्ट को ये लगता है, चाहे पार्टी के द्वारा दिए गए आर्गुमेंट, पार्टी के द्वारा प्रेजेंट किए गए आर्गुमेंट की वजह से या खुद अपने विजडम से, जहां हाईकोर्ट को ये लगता है कि दिस सिविल और क्रिमिनल मैटर involves a substantial question of law as to the interpretation of the constitution। सिविल या क्रिमिनल मैटर ये है, हाईकोर्ट को लगता है कि ये केस, ये मैटर के अंदर ऐसा सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व है जिसको इंटरप्रीट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन तक को इंटरप्रीट करना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशन तक को रीड करना पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूशन के लाइट में ही क्वेश्चन को डिसाइड किया जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन के द्वारा ही एक्चुअल में क्वेश्चन को डिसाइड किया जाएगा। इसलिए चाहे सिविल मैटर हो या क्रिमिनल मैटर हो, उसमें हाईकोर्ट सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस ग्रांट कर सकता है ताकि अपील हो सके हाईकोर्ट के जजमेंट के ऊपर। थोड़ा और संक्षेप अगर करें तो जहां सिविल केस या क्रिमिनल केस हो, उस केस को फुल्ली, प्रॉपरली, इफेक्टिवली डिसाइड करने के लिए अगर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की इंटरप्रिटेशन की आवश्यकता है तो वैसी स्थिति में हाई कोर्ट अपने विजडम में क्या कर सकते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस ग्रांट कर सकते हैं। एग्जाम्पल बता दूं, एक काम हो जाएगा। मैड्रास हाई कोर्ट ने चंपकम दोराईराजन वर्सेस स्टेट ऑफ मैड्रास के केस में कहा कि मैड्रास गवर्नमेंट का जो कम्युनल गवर्नमेंट ऑर्डर है जिसके द्वारा मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजेस में बैकवर्ड क्लासेस के लिए सीटों के रिजर्वेशन की व्यवस्था बनाई गई है, तो वो गलत है, क्योंकि वो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को इन्फोर्स करने वाली बात है। जब स्टेट ने वहां ये प्लीड किया मैड्रास हाई कोर्ट के सामने कि हमने कॉन्स्टिट्यूशनल गोल को ही फॉलो किया है, जो आर्टिकल 46 में एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, हमने उसी के परसुएंस में ये रिजर्वेशन पॉलिसी इन्फोर्स की है। तो मैड्रास हाई कोर्ट ने क्या कहा कि अब आपकी जो ये रिजर्वेशन पॉलिसी है ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है या नहीं, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन को ही इंटरप्रेट करना पड़ेगा। क्योंकि सवाल बड़ा खड़ा हो गया। सवाल ये है कि किसी का फंडामेंटल राइट है नॉट टू बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ कास्ट, किसी पिटिशनर का, चंपकम दोराईराजन का फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 15 क्लॉज 1 के द्वारा प्रोवाइडेड कि नॉट टू बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ कास्ट, कास्ट के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, ये फंडामेंटल राइट है। और आप स्टेट का इंटरेस्ट है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में, जो कह रहा है आर्टिकल 46 के थ्रू
कि SC ST और अदर बैकवर्ड क्लासेस के एजुकेशनल और इकोनॉमिक के इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए कोई भी सफिशिएंट मेजर अडॉप्ट कर सकती है स्टेट। तो कॉन्फ्लिक्ट है ना कि फंडामेंटल राइट पहले या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पहले। इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन की आवश्यकता होगी। हाईकोर्ट ने अपनी तरफ से जजमेंट तो दिया, कहा कि ऐसी स्थिति में निसंदेह फंडामेंटल राइट ही प्राइमेसी रखेंगे, सुपीरियर होंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का इस मामले में कोई अथॉरिटेटिव प्रोनाउंसमेंट अगर आ जाए तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, पूरे इंडिया के लिए रिकॉर्ड सेटल हो जाएगा, अच्छा रहेगा। तो मैड्रास हाईकोर्ट ने सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस ग्रांट किया। वो एक्चुअल में सिविल केस था, सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस ग्रांट किया क्योंकि उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन का मामला इन्वॉल्व था। क्लियर है? आर्टिकल 133 क्लॉज 1 सिविल मैटर तक बस कन्फाइंड है। आर्टिकल 132 में कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन है, वो सिविल केस से भी राइज हो सकता है, क्रिमिनल केस से भी हो सकता है। आर्टिकल 133 एक्सक्लूसिव है सिविल केस के लिए, कि हाईकोर्ट को लगता है कि कोई सिविल केस पेंडिंग है और सिविल केस में लॉ का इंटरप्रिटेशन करना पड़ेगा डिसाइड करने के लिए। कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन की कतई आवश्यकता नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनली सस्पेक्ट लॉ नहीं है वो, कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन की जरूरत नहीं है, बस जो लॉ उस केस में इन्वॉल्व है उसके किसी प्रोविजन का इंटरप्रिटेशन करना है। तो इसके लिए भी वो सर्टिफिकेट दे सकते हैं। जैसे संग्राम सिंह वर्सेस इलेक्शन ट्रिब्यूनल, चूंकि लॉ के आप स्टूडेंट हो तो बेहतर अप्रिशिएट करोगे। सुप्रीम हाईकोर्ट ने, राजस्थान हाईकोर्ट ने जब ये सर्टिफिकेट ग्रांट किया कि सिविल प्रोसीजर कोड का जो ऑर्डर 9 है, जिसके तहत जज को, सिविल जज को ये पावर है कि अगर मान लीजिए कोई पार्टी टू द केस जैसे डिफेंडेंट किसी डेट को अपीयर ना हो कोर्ट में, केस की हियरिंग शुरू हुई और वो उसका नाम कॉल आउट किया गया, वो नहीं दिखा, तो सिविल कोर्ट को ये पावर है कि उस दिन की प्रोसीडिंग को वो एक्स पार्टे प्रोसीडिंग डिक्लेयर कर दे सकते हैं। अब ये बड़ा क्वेश्चन है राइज हुआ कि कल को मान लीजिए अगली तारीख को, नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग को, अगर वो डिफेंडेंट कोर्ट में आता है तो क्या कोर्ट उसके डिफेंस को, उसकी प्लीडिंग्स को स्ट्राइक कर देंगे कि नहीं नहीं, पिछली डेट को तुम नहीं आए थे तो अब आज जो नई डेट है उसमें तुम्हें हम अपीयर होने का मौका नहीं देंगे। कहने का मतलब कि एक बार अगर सिविल कोर्ट ने किसी प्रोसीडिंग को एक्स पार्टी प्रोसीडिंग डिक्लेयर कर दिया तो क्या ये फ्यूचर के सभी डेट के ऊपर अप्लाई करेगा, या जिस डेट को एक्स पार्टी प्रोसीडिंग वो डिक्लेयर हुई थी बस उसी डेट तक उसका इफेक्ट होगा? इस लॉ के इस प्रोविजन को, जो जनरल इंपॉर्टेंस का लॉ है, उसके प्रोविजन को इंटरप्रीट करने के लिए राजस्थान हाईकोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन के इसी प्रोविजन के तहत सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस ग्रांट किया था। एग्जाम्पल्स और भी हैं, उतने डिस्कशन का स्कोप नहीं है। आर्टिकल 134 क्लॉज 1C क्रिमिनल मैटर्स तक कन्फाइंड है, कि कोई भी क्रिमिनल केस हो, और यहां कोई इंडिकेशन नहीं माइंड यू, कोई भी क्रिमिनल केस हो, हियरिंग के टाइम में या उसके बाद हाईकोर्ट को लगता है कि अच्छा होता है इस मैटर को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुना जाता, तो वैसी स्थिति में जो है हाईकोर्ट सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस ग्रांट कर सकते हैं, और तब जो पार्टी टू द केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में अपील प्रेजेंट कर सकते हैं। हमने अभी तक सुप्रीम कोर्ट में अपील के थ्रू पहुंचने के बस एक रास्ते के ऊपर बात की है, और वो रास्ता है सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस ग्रांटेड बाय हाई कोर्ट, है नहीं? दूसरा रास्ता, ये पहला रास्ता है, रास्ते का ही शकल बना दे इसको, ये पहला रास्ता है, पिटिशनर आ रहा है इस रास्ते के थ्रू, ये पिटिशनर है, 2 आंख कान इत्यादि हमारी तरह है इसके पास, पिटिशनर इस रास्ते से भी आ सकता है। इस रास्ते से, ये रास्ता कैसे आता है देखते हैं अभी। कंपलसरी, ये मैं नाम दे रहा हूं, लिखा नहीं है ऐसा, कंपलसरी अपील टू द सुप्रीम कोर्ट in to the Supreme Court in a case
इन्वॉल्विंग डेथ पनिशमेंट या कैपिटल पनिशमेंट, कैपिटल सेंटेंस, इसके बारे में जो प्रोविजन है वो आर्टिकल 134 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए एंड सब क्लॉज बी में। कंपल्सरी अपील, सुप्रीम कोर्ट को सुनना ही होगा अपील। ये क्रिमिनल मैटर है, हर टाइप का क्रिमिनल मैटर नहीं। कौन से टाइप का? आर्टिकल 134 क्लॉज 1 के सब क्लॉज ए और बी में बतलाया गया मैटर है। क्या है मैटर? वहां बिहार एक्ट को देखो, कहता है कि वेयर द हाई कोर्ट on appeal has reversed an order of acquittal of an accused person and sentenced him to death. दूसरा B, where the High Court has withdrawn for trial before itself any case from any court subordinate to its authority and has in such trial convicted the accused person and sentenced him to death. पहला क्या है? आर्टिकल 134 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए कहता है कोई ऐसा केस जिसमें हाई कोर्ट के नीचे के कोर्ट ने, ट्रायल कोर्ट ने समझ लीजिए, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट का कोर्ट हो, सेशंस कोर्ट हो, तो जहां पर नीचे के कोर्ट ने किसी अक्यूज्ड को अक्विट कर दिया, सबूतों के अभाव में प्रोसिक्यूशन ने केस को प्रूव नहीं कर पाई, प्रोसिक्यूशन स्टेट केस को प्रूव नहीं कर पाया, तो जज क्या करेंगे? ट्रायल जज बरी कर देंगे, अक्विट कर देंगे। अक्विटल की इस स्थिति में कई बार प्रोसिक्यूशन काफी विचार मंथन के बाद जनरली हाई कोर्ट में अपील करता है स्टेट, और हाई कोर्ट ने अपील की सुनवाई की, नीचे के कोर्ट के अक्विटल वाले जजमेंट को सेटिसाइड कर दिया, और हाई कोर्ट ने क्या किया? कन्विक्शन प्रोनाउंस कर दिया और डेथ सेंटेंस सुना दी। ये मर्डर के ही केस में होगा कि मर्डर के केस में सेशंस कोर्ट में ट्रायल चला, सबूत सफिशिएंट नहीं थे, तो ट्रायल कोर्ट ने अक्यूज्ड को बरी कर दिया, क्विट कर दिया, उसके ऊपर स्टेट अपील में गया हाई कोर्ट में, तो हाई कोर्ट ने सबूतों के ऊपर एक नया व्यू लेते हुए अक्यूज को कन्विक्ट कर दिया और उसको डेथ पनिशमेंट सुना दी। तो उस डेथ पनिशमेंट के ऊपर आर्टिकल 134 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए कहता है सुप्रीम कोर्ट में अनिवार्य कंपल्सरी अपील हो सकती है। हाई कोर्ट के सर्टिफिकेट की भी जरूरत नहीं होगी। आर्टिकल 134 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी क्या कहता है कि किसी केस में, किसी क्रिमिनल केस में जो अभी ट्रायल कोर्ट में ही पेंडिंग है, लेकिन ट्रायल कोर्ट में हियरिंग कंप्लीट हो पाती उससे पहले हाई कोर्ट ने उस केस को अपने पास विड्रॉ कर लिया, मतलब मंगवा लिया, विड्रॉ यहां मंगवाने के सेंस में अपने पास मंगवा लिया, और मतलब ट्रायल कोर्ट या नीचे के कोर्ट को मौका दिए बिना हाई कोर्ट ने ही पूरी ट्रायल पूरी कंडक्ट की और डेथ पनिशमेंट सुनाया उस केस में। तो भाई एक अपील तो बनता है, एक अपील तो जैसे लगता है नेचुरल राइट है। यहां इस केस में तो अपील का स्कोप ही नहीं था क्योंकि नीचे के कोर्ट को मौका ही नहीं मिला, तो हाई कोर्ट के ऊपर कंपल्सरी अपील यहां डेथ पनिशमेंट के मामले में हो सकती है। तो ध्यान रखना कि दो टाइप से डेथ पनिशमेंट के मामले में हमने ये कंपल्सरी अपील की बात की, तीसरे टाइप के डेथ पनिशमेंट पर ये अप्लाई नहीं होगी। तीसरा टाइप कौन सा हो सकता है कि नीचे ट्रायल कोर्ट ने भी डेथ पनिशमेंट प्रोनाउंस किया, अपील जब हुई या कंफर्मेशन के लिए जब हाई कोर्ट गया तो हाई कोर्ट ने भी अपनी बारी में क्या किया? डेथ पनिशमेंट को अपहोल्ड कर दिया, तो उसके ऊपर कंपल्सरी अपील का सिस्टम नहीं है, तो उसके ऊपर अपील हो सकती है, लेकिन कंपल्सरी अपील का ये सिस्टम नहीं है आर्टिकल 134 वाला। उसके ऊपर अपील हो सकती है कि वो जो डेथ रो कन्विक्ट है वो खुद जाए सुप्रीम कोर्ट, वकील हायर करे, वकील साहब उसके लीव डिमांड करें सुप्रीम कोर्ट से, स्पेशल लीव पिटीशन के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट की परमिशन अगर मिल जाती है कि हां अपील पर सुनवाई होगी तब होगी, अदरवाइज नहीं होगी। आर्टिकल 136 तीसरा रास्ता बनता है इस तरह से, जिसकी बात हम लोग करेंगे। ये तीसरा रास्ता है, इस पर कोई चलकर आ सकता है। अपील टू द सुप्रीम कोर्ट बाय ए स्पेशल लीव। लीव का मतलब परमिशन। ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 136 का मामला है। ये सिर्फ क्रिमिनल केस तक ही सीमित नहीं है,
सिविल या क्रिमिनल कोई भी टाइप का केस हो जिसमें हाई कोर्ट ने फैसला दिया हो, है नहीं, और उस फैसले के ऊपर न तो सर्टिफिकेट ऑफ फेसनेट मिला है अपील के लिए, न ही इस टाइप की कैटेगरी वाला कंपलसरी अपील की कैटेगरी वाला मामला है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट्स के पास जाना होगा। प्रोसीजर में जैसा है प्रैक्टिस या प्रोसीजर में जैसा रूल है उसके अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट से लीव डिमांड करनी पड़ेगी। लीव अगर मिल जाती है तो सिविल केस हो या क्रिमिनल केस हो उसमें अपील की हियरिंग सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की जाएगी। तो वही मैं एग्जांपल दे रहा था ना कि मान लो ट्रायल कोर्ट ने डेथ पनिशमेंट प्रोनाउंस किया, अपील में मैटर गया, ये कन्फर्मेशन के लिए मैटर गया हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट ने भी डेथ पनिशमेंट को कन्फर्म कर दिया। तो अब उस हाई कोर्ट के डिसीजन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में जो अपील होगी वो इस रास्ते से होगी, 136 के स्पेशल लीव पिटिशन के रास्ते से। परमिशन लेना पड़ेगा, लीव लेना पड़ेगा। कोई सिविल मैटर भी हो, हाई कोर्ट के जजमेंट से कोई पार्टी असंतुष्ट है, न तो सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस मिला है, तो कैसे वो सुप्रीम कोर्ट आ सकता है? स्पेशल लीव पिटिशन उसको प्रेजेंट करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट अगर स्पेशल लीव ग्रांट कर दे अपनी ब्रीफ हियरिंग में, जज कह दें लीव ग्रांटेड, तो इसका मतलब कि अपील पर आगे के तारीखों में हियरिंग होगी। और अगर कह दें लीव रिफ्यूज्ड, तो चलो भाई घर जाओ, हाई कोर्ट के जजमेंट से संतुष्ट रहो, सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद खत्म हो गई। ये ब्रीफ हियरिंग के द्वारा सुप्रीम कोर्ट लीव ग्रांट करते ही हैं बहुत से मामलों में, बहुत से मामलों में नहीं भी करते हैं। दोनों ही बातें आपको देखेंगे, ये प्रैक्टिस की बात है। समझ आ गया? अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन बेल मैटर ही है ना, बेल सोचो, बेल क्रिमिनल प्रोसीजर में बेल मैटर, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट ने बेल ग्रांट नहीं किया तो हाई कोर्ट में आएंगे, हाई कोर्ट ने भी बेल ग्रांट नहीं किया, एक ऑर्डर के द्वारा रिजेक्ट कर दिया, तो उस अपील के ऊपर उस ऑर्डर के ऊपर अपील कहाँ होगी? यहाँ स्पेशल लीव पिटिशन के थ्रू सुप्रीम कोर्ट। रिट में भी सोचो ना, पहले हाई कोर्ट में गए कि फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ है मेरा, स्टेट गवर्नमेंट की पुलिस ने किया है, स्टेट गवर्नमेंट की अथॉरिटी ने किया है, चले गए हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत, रिट पिटिशन रिजेक्ट हो गई, रिलीफ नहीं मिला, तो कहाँ आएंगे अब? फिर अपील में आएंगे, कहाँ? सुप्रीम कोर्ट। किस रास्ते? आई स्पेशल लीव पिटिशन आर्टिकल 136। क्लियर है? हाई कोर्ट की बात कर लो। हाई कोर्ट हर स्टेट के लिए है, और ईच स्टेट एक प्लेनरी स्टेटमेंट है आर्टिकल 214 में कि हर स्टेट के लिए एक हाई कोर्ट होगा। लेकिन आर्टिकल 231 ये भी कहता है ना कि पार्लियामेंट बाई लॉ जो है 2 स्टेट या 2 से ज्यादा स्टेट के लिए कॉमन हाई कोर्ट भी स्टैब्लिश कर सकते हैं। तो दोनों ही नज़ारे हैं, सिंगल हाई कोर्ट, एक स्टेट के लिए एक हाई कोर्ट, या कई स्टेट के लिए एक इकट्ठा एक हाई कोर्ट। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट 3 के लिए है, पंजाब स्टेट, हरियाणा स्टेट, यूनियन टेरिटरी, चंडीगढ़। लेकिन ये और जो बहुत से हाई कोर्ट हैं, जैसे मैड्रास हाई कोर्ट, मैड्रास स्टेट, और इसके लिए पौंडीचेरी के लिए कॉमन हाई कोर्ट है। यूनियन टेरिटरी के लिए स्टेट के तौर पर आप देख सकते हो महाराष्ट्र और गोवा के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट यूपी के लिए, भले ही उसकी बेंच लखनऊ में भी है, लेकिन वो यूपी के लिए सिर्फ है ना। तो दोनों ही बातें आपको दिखेंगी। प्रत्येक हाई कोर्ट में कंपोजिशन के मामले में ये है कि एक चीफ जस्टिस तो होंगे, चीफ के बिना कहाँ कोई ऑर्गेनाइजेशन चलता है नहीं, तो एक चीफ जस्टिस तो होंगे ही होंगे, और अदर जजेस भी होंगे, हो सकते हैं, होते ही हैं नेचर ऑफ थिंग्स में। अकेले चीफ जस्टिस क्या करेंगे? तो लिखा है आर्टिकल 216 में, एवरी हाई कोर्ट शैल कंसिस्ट ऑफ ए चीफ जस्टिस एंड सच अदर जजेस एज द प्रेसिडेंट में फ्रॉम टाइम टू टाइम डीम इट नेसेसरी टू अपॉइंट। किसी भी हाई कोर्ट में एक चीफ जस्टिस होंगे, प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट करेंगे। किसी भी हाई कोर्ट में अदर जजेस भी हो सकते हैं, वो कितने होंगे, कितनी संख्या में उनको अपॉइंट किया जाएगा, ये प्रेसिडेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम डिटरमिन करेंगे। तो अलग अलग हाई कोर्ट में जो नंबर ऑफ जजेस हैं वो डिफर करते हैं, इसीलिए, क्योंकि हर हाई कोर्ट की ज़रूरतें एक जैसी नहीं है। कोई बड़ा पॉपुलस स्टेट है तो वहाँ पर ज़्यादा लिटिगेशन एराइज होगा,
नीचे के कोर्ट में ही, तो हाई कोर्ट में भी अपील ज़्यादा होगी। तो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाई कोर्ट में तो 150 से भी ज़्यादा अदर जज है, जबकि मेघालय वगैरह हाई कोर्ट है, वहाँ एक चीफ जस्टिस के साथ एक और 2 और जज होते हैं। केस के बर्डन के हिसाब से ही रखा गया है, नंबर कोई फिक्स्ड नहीं है, फ्रॉम टाइम टू टाइम वो ऑल्टर की जा सकती है। लेकिन सभी हाई कोर्ट चाहे न्यूमेरिकली बड़े हों छोटे हों, पावर, डिग्निटी और प्रेस्टिज के हिसाब से सभी इक्वल हैं, सभी कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा इस्टेब्लिश्ड हैं और सभी कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा वेल प्रोवाइडेड है। वैसे हाई कोर्ट का सिस्टम ब्रिटिश के टाइम में ही आया था। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इंडियन हाई कोर्ट्स एक्ट पास किया था 1861 में और 3 हाई कोर्ट एस्टेब्लिश हुए थे। तो हाई कोर्ट के सिस्टम को काफ़ी यूजफुल जब हमें लगा तो हमने उसको कॉन्स्टिट्यूशन में कंटिन्यू कराया। तो हाई कोर्ट के जो पावर्स जुरिस्डिक्शन है वो ब्रिटिश टाइम वाले ही हैं, थोड़े बहुत अमेंडमेंट के साथ। हाई कोर्ट की ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन की बात की जाए और अपीलेट जुरिस्डिक्शन की बात की जाए, ये दोनों ही बातें प्रोसीजरल लॉ के द्वारा टैकल की जाती हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोसीजर्स के प्रोविजंस जो है वो सफिशिएंट नहीं है इस मामले में। कॉन्स्टिट्यूशन में तो हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन को बतलाने वाले कितने प्रोविजन आपको मिलेंगे? आर्टिकल 226, आर्टिकल 227, आर्टिकल 215, ये फंडामेंटल राइट या अदर लीगल राइट के इन्फोर्समेंट के लिए रिट जारी करने की पावर इसमें है। इसमें डिस्ट्रिक्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के लिए सुपरिंटेंडेंट्स एंड कंट्रोल की पावर है। और इसमें कंटेम्प्ट जुरिस्डिक्शन है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होने की वजह से स्वयं के कंटेम्प्ट के लिए वो किसी को पनिश कर सकते हैं, है ना। तो ये बड़े लिमिटेड जुरिस्डिक्शंस है। आर्टिकल 226 आर्टिकल 32 की तरह है कि स्टेट के किसी भी आर्बिट्ररी एक्ट के द्वारा अगर फंडामेंटल राइट या एनी अदर लीगल राइट का वायलेशन होता है तो डायरेक्ट कोई पिटिशनर हाई कोर्ट जा सकता है। हाँ, ये बात जरूर कह सकते हैं कि रिट इशू करने के मामले में या राइट्स के इन्फोर्समेंट के मामले में जो हाई कोर्ट की पावर है वो सुप्रीम कोर्ट से जरा ज़्यादा लार्जर टाइप का है, बड़ा टाइप का है, क्योंकि आर्टिकल 32 के तहत जो सुप्रीम कोर्ट है वो सिर्फ फंडामेंटल राइट के इन्फोर्समेंट के लिए रिट इशू कर सकते हैं, जबकि हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत फंडामेंटल राइट या अदर लीगल राइट के इन्फोर्समेंट के लिए भी रिट इशू कर सकते हैं। अदर लीगल राइट जो स्टैट्यूट वगैरह के द्वारा, ऑर्डिनरी लॉ के द्वारा रिकॉग्नाइज राइट्स हो, उनके भी इन्फोर्समेंट के लिए हाई कोर्ट रिट इशू कर सकते हैं। फंडामेंटल राइट के लिए तो कर ही सकते हैं। तो ये इनके ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में आ सकता है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है वो आर्टिकल 215 के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट भी है आर्टिकल 129 के अनुसार कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब यह है कि जिस कोर्ट के जजमेंट, डिसीजंस फ्यूचर में लीगल प्रेसिडेंट के रूप में अप्लाई किए जाएं या इन्फोर्स किए जाएं, तो वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। क्योंकि जो सुपीरियर कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, वो एडजुडिकेशन के दौरान, केस की हियरिंग के दौरान ये हो सकता है कि किसी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन का या लीगल प्रोविजन का इंटरप्रिटेशन करे। तो इस तरह का इंटरप्रिटेशन अल्टीमेटली लॉ के मीनिंग को सेटल कर देता है। लॉ बनाता नहीं है, मेकिंग ऑफ लॉ इज द फंक्शन ऑफ द लेजिस्लेचर, मीनिंग को सेटल कर देते हैं। तो वो जो सेटल्ड प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ हैं उनका एक वाइंडिंग वैल्यू होता है, वाइंडिंग इफेक्ट होता है। जितने भी अथॉरिटीज हैं उस जुरिस्डिक्शन के अंदर, हाई कोर्ट के, जिस स्टेट का हाई कोर्ट है उस स्टेट के अंदर जो भी अथॉरिटीज हैं उनके लिए वो लॉ बन जाता है, वो लॉ के तौर पर ट्रीट किया जाता है। और उस लॉ का अगर कोई इन्फ्रिंजमेंट करे, कोई उसका नोइंग वायलेशन कमिट करे, तो ये तो हाई कोर्ट का एक सिविल कॉन्टेम्प्ट माना जाता है लॉ के अनुसार। और अपने कंटेम्प्ट के लिए हाई कोर्ट किसी कंटेम्नर को पनिश कर सकता है लॉ के अनुसार। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट है लॉ, उसके अनुसार हाई कोर्ट को यह भी पावर है सुप्रीम कोर्ट की तरह ही
कि अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई क्रिमिनल या हाई कोर्ट का कोई क्रिमिनल कॉन्टेम्प्ट कॉज करे, क्रिमिनल आपराधिक अवमान कारित करे, तो वैसी स्थिति में भी उसको इस कंटेम्प्ट के लिए पनिश करने की पावर हाई कोर्ट को होगी। अब सवाल ये उठता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के स्कोप में हाई कोर्ट के लिए अपीलेट जुरिस्डिक्शन का कोई डिटेल नहीं है, तो कहाँ हम जाएंगे? सिविल प्रोसीजर कोड। कहाँ हम जाएंगे? हाई कोर्ट, ये क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर में, मतलब बीएनएसएस के अंदर में। तो ध्यान रखो कि अपीलेट जुरिस्डिक्शन की जब भी बात होती है ना, तो उसमें क्या होता है कि क्रिमिनल कोर्ट है, उसकी हायरार्की है, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, उनसे ऊपर सेशंस कोर्ट, उनसे ऊपर हाई कोर्ट, उनसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट। तो क्रिमिनल मैटर में भी अपील का सिस्टम है, सिविल मैटर में भी सिविल कोर्ट, उससे ऊपर सिविल कोर्ट की हायरार्की में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के भी कोर्ट हो सकते हैं, उनसे ऊपर हाई कोर्ट, उनसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट। तो ये प्रोसीजरल डिटेल की बात है सीपीसी और बीएनएसएस की, जिसके डिस्कशन का यहां पर स्कोप नहीं है, ये मैटर को कंफ्यूज आप हो जाएंगे। इस मामले में अगर हम आगे देखें तो हाई कोर्ट क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है और उनके इंडिपेंडेंस को सिक्योर करने के लिए काफी प्रोविजन यहां पर लेकिन किए गए हैं। यहां भी वही प्रोविजन है कि कोई हाई कोर्ट के जो जज हैं उनकी रिटायरमेंट 62 ईयर्स से पहले नहीं होती। एक लॉन्ग टाइम दिया गया सर्विस का, लॉन्ग टेन्योर दिया गया। पहले अगर हटाना हो तो लाइक मैनर और लाइक ग्राउंड पे उनको हटाया जा सकता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट के एक जज को हटाया जाता है। पार्लियामेंट के हाउसेस के द्वारा पास किए गए रेजोल्यूशन के माध्यम से उनको हटाया जा सकता है। कौन हटाएंगे? प्रेसिडेंट हटाएंगे। आर्टिकल 227 एक ऐसा पावर है हाई कोर्ट का जो डिस्ट्रिक्ट जजेस, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के जजमेंट्स के ऊपर उसमें अपील भी सुनी जा सकती है। एक बहुत ही जनरल पावर है आर्टिकल 226। इसलिए डिस्ट्रिक्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट के किसी भी जजमेंट के ऊपर जब अपील करनी हो तो आर्टिकल 227 को एक जनरल प्रिंसिपल की तरह यूटिलाइज किया जाता है। इसके अलावा भी हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में हम अगर देखना चाहें तो कुछ प्रोविजन ऐसे हैं आर्टिकल 225 जिसमें जुरिस्डिक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग हाई कोर्ट्स की बात की गई है। एक तो ये समझ लो कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भले ही कॉन्स्टिट्यूशन में उनका प्रोविजन है, लेकिन एक कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट की बड़ी लिमिटेशन ये होती है कि वो हर इंस्टीट्यूशन या हर फंक्शनरी या हर राइट का डिटेल आपको नहीं बता सकता। डिटेल is left to the device of the ordinary legislation generally। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में भी यही है कि कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को एग्जीक्यूट करने के लिए कांग्रेस एप्रोप्रिएट लेजिस्लेशन बना सकती है। तो वही बात हमारे यहां भी है, एक सिंपल ऑर्डिनरी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल है ये कि कॉन्स्टिट्यूशन के जो गोल्स हैं, जो कमिटमेंट्स हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, उसके परसुएंस में लेजिस्लेचर लॉ बना सकता है। और लॉ बनाने के मामले में मतलब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन को डिफाइन करने वाला लॉ अगर बनाना हो तो ये लॉ कौन बनाएगा? सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो 7th शेड्यूल है उसकी यूनियन लिस्ट में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को रखा गया है। इसका मतलब कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के यहां तक कि जुरिस्डिक्शन को भी डिफाइन करने के लिए अगर लॉ की जरूरत पड़े तो लॉ सिर्फ और सिर्फ कौन बनाएगा? पार्लियामेंट। तो ये हो सकता है कि पार्लियामेंट बाई लॉ जो है वो क्या करे, किसी हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन को इनलार्ज कर सकती है, किसी सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन को इनलार्ज कर सकती है और रिट वगैरह इशू करने का पावर लॉ के द्वारा किसी और कोर्ट को भी दे सकती है हाई कोर्ट के अलावा। तो पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए लॉ के माध्यम से हाई कोर्ट को कुछ सिविल मैटर्स में भी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन प्रोवाइड की जा सकती है। जैसे दिल्ली में ये पार्लियामेंट्री लॉ की वजह से है कि दिल्ली हाई कोर्ट को 2 करोड़ से ऊपर प्रॉपर्टी के वैल्यू, 2 करोड़ से ज्यादा वैल्यू के प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में दिल्ली हाई कोर्ट को ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ग्रांट की गई है।
मतलब 2 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉपर्टी वैल्यू अगर है ना, तो उसमें नीचे के जो सिविल कोर्ट हैं, डिस्ट्रिक्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट, वो उस मामले में कोई कॉग्निजेंस नहीं ले सकते। उस मामले में कॉग्निजेंस सिर्फ और सिर्फ कौन लेगा? हाई कोर्ट। उस मामले में हियरिंग कौन करेंगे? हाई कोर्ट। मान लीजिए कि ये पावर और बढ़ा दी जाए या कम कर दी जाए, तो ये कैसे होगा? ये पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए लॉ के माध्यम से होगा। तो बिल्कुल पॉसिबल है कि हाई कोर्ट को भी पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए लॉ के माध्यम से जुरिस्डिक्शन जो है वो प्रोवाइड की जाए, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन प्रोवाइड की जाए। अदरवाइज फंडामेंटल राइट इन्फोर्समेंट के लिए एक ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन जैसी स्थिति है ही। अब अगर हम बात ये करें आर्टिकल 225 का, जो इंपॉर्टेंट हो भी सकता है, और वो है jurisdiction of existing high courts. If we read the where provisions here, subject to the provisions of this constitution and to the provisions of any law of the appropriate legislature made by virtue of powers conferred on that legislature by this constitution, the jurisdiction of and the law administered in any existing high court and the respective powers of the judges thereof in relation to the administration of justice in the court, including any power to make rules of court and to regulate the sittings of the court and of members thereof sitting alone or in division court, shall be the same as immediately before the commencement of this constitution. जो existing high courts थे वो कई थे। ये बात हो रही है कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट के समय की, कॉन्स्टिट्यूशन जब शुरू हुआ उस समय की। शुरुआत में ही 1862 में ही 3 हाई कोर्ट बन गए थे, कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे हाई कोर्ट। बाद में भी हाई कोर्ट बने ब्रिटिश टाइम में ही, इलाहाबाद हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट। तो एग्जिस्टिंग हाई कोर्ट्स इन्हीं को कहा जाएगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के शुरू होने के पहले और उसके समय, कॉन्स्टिट्यूशन के शुरू होने के समय ये एग्जिस्ट कर रहे थे ऑलरेडी। इनको नए तरीके से कोई एस्टैब्लिश नहीं किया गया था। तो एग्जिस्टिंग हाई कोर्ट्स जो थे उनको उस समय के लॉ या रूल्स के द्वारा कुछ जुरिस्डिक्शन दी गई थी, कुछ पावर दी गई थी, कुछ प्रोसीजर के मामले में उनको कुछ विशेष स्थिति प्रदान की गई थी। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने उन हाई कोर्ट्स की उन विशेष परिस्थितियों को या उनके विशेष स्थितियों को सफिशिएंटली एक्नॉलेज किया, और आर्टिकल 225 के माध्यम से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि जो एग्जिस्टिंग हाई कोर्ट्स हैं वो प्रोसीजर प्रैक्टिस के मामले में कोई एग्जिस्टिंग या प्री कॉन्स्टिट्यूशन रूल्स को वो फॉलो कर रहे हैं तो इसको वो करते रहेंगे, प्री कॉन्स्टिट्यूशन रूल्स को फॉलो करते रहेंगे। जैसे लेटर्स पेटेंट अपील कि सिंगल जज के डिसीजन के ऊपर अपील डिवीजन बेंच में होगी, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं होगी। इस तरह के लेटर्स पेटेंट से रिलेटेड अपील का जो सिस्टम एग्जिस्टिंग हाई कोर्ट्स के द्वारा फॉलो किया जा रहा था वो आगे भी फॉलो किया जा सकता है। उसमें एक प्रोविजन भी बाद में ऐड किया गया आर्टिकल 225 में, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस का सब्जेक्ट नहीं है नहीं, कि प्रोवाइडेड दैट एनी रिस्ट्रिक्शन टू विच द एक्सरसाइज ऑफ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन बाय एनी ऑफ द हाई कोर्ट्स with respect to any matter concerning the revenue or concerning any act ordered in the collection thereof was subject immediately before the commencement of this constitution shall no longer apply to the exercise of such jurisdiction। कहने का मतलब यह है कि प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट ने हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन को कम करने की पूरी कोशिश की थी इस मामले में, और जो रेवेन्यू मैटर्स में अपील का स्कोप ही हाई कोर्ट में ख़त्म कर दिया था। 42nd अमेंडमेंट के द्वारा ये बदलाव किए गए थे आर्टिकल 225 के अंदर में, और उस बदलाव के चलते जो बिगाड़ आ गया कि हाई कोर्ट की पावर कम हो गई रेवेन्यू मैटर्स के मामले में अपील सुनने की, उस बिगाड़ को, उस डिफॉर्मिटी को ठीक करने का काम 44th अमेंडमेंट 1978 के द्वारा किया गया। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि हाई कोर्ट को कुछ मामलों में तो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है पार्लियामेंट्री लॉ के द्वारा, कुछ अन्य मामलों में भी पार्लियामेंट्री लॉ के द्वारा ही ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन उनको दी जा सकती है, नहीं तो अधिकांश मामलों में वो कोर्ट ऑफ अपील के रूप में ही काम करते हैं। एक्चुअल में उनका कॉन्सेप्ट ही इसी बात पर था
कि नीचे के कोर्ट के जजमेंट के करेक्टनेस के ऊपर वो विचार करें। ठीक है, तो यही था हाई कोर्ट के ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के बारे में। और ये तो आर्टिकल 226, द पावर टू इशू writ for the enforcement of fundamental right or any other legal right. The power of Article 226(7), the power of superintendence, control over district and subordinate courts, Article 215, High Court is a court of record, therefore power to punish for contempt. Appeal related provisions, are contained in parliamentary law, BNSS, CPC और हाई कोर्ट रूल्स। ठीक है, थैंक यू। इतना ही डिस्कशन सफिशिएंट है इस पॉइंट पे, इस टॉपिक पे। थैंक यू ऑल। वी हैव डिस्कस्ड सो मेनी टॉपिक्स फ्रॉम द एरिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। आई होप it will be sufficient for your exams purposes. You will find yourself in very competent place, very favorable state as you go for APO exam. Wish you all the best. Thank you very much.